सर ये बात छुपेगी तो नहीं, इट विल नॉट। और एक इंटरेस्टिंग पहलू उसमें ये भी आ रहा है कि क्या ये सिर्फ स्ट्राइक थी, जहाँ एक ग्राउंड एक्शन हुआ है कोवर्ट, भारत का और इसराइल का। अब ये बातें ना सर बड़ी देर बाद निकलेंगी। मैं अगर मोदी होता ना सर, तो आई वुडंट हैव लव टू बी हियर, बिकॉज जितना हम उनको गालियां निकालते हैं सर, वी आर सो थैंकलेस। छोटी छोटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में आके हमारे इंटेलेक्चुअल्स हमारे खिलाफ, हमारी लेफ्ट लॉबी हमारे खिलाफ गालियां निकाल रहे हैं उनको। जो पाकिस्तान में ट्वीट होती है वही लैंग्वेज हमारी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ लीक। बाय द वे सर, जो एमओयू पार्टी है हमारी कांग्रेस, उसका एमओयू तो चाइना हाँ, एमओयू पार्टी अच्छा नाम है। दे हैव एन ओवरसीज ऑफिस इन टर्की। अमेरिका बहादुर जो है वो बहुत चिंतित है वैसे। तोड़ दिया ना सर जैकोबाबाद में, तो उनको भी थप्पड़ पड़ा ना, बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है। वो तो जैकोबाबाद को अपनी बेबी बोलते थे, नाम भी अंग्रेजी और बेस भी उनकी अपनी। अमेरिका इज वरीड। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय रैना और हम उनसे बात करेंगे जो नए रूल्स और जो नए सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं मोदी जी ने, उनके बारे में, और उनके साथ साथ जो और चाहे वो नेवी की बात हो या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात हो या पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उनकी बात हो। स्वागत कर रहा हूं मैं अजय रैना जी का, और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और QR स्कैन करके हमारे इस राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग करें। तो स्वागत है आपका कर्नल अजय रैना। धन्यवाद सर, आपको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। और अब थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि अब हम जो है वो जो सर, एक फ्रेंजी थी लाइव सर टेलीकास्ट की, उसे थोड़ा सा बट आपके इतने विशिष्ट कहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कल रात को यहाँ पे ड्रोन साइटिंग हुई सर, और फिर लोगों ने उसको ड्रोन अटैक बोलना शुरू कर दिया। सर एक शादी वाला ड्रोन अगर आपके घर के ऊपर आ, तो मैं लोगों को कह रहा हूँ थोड़ा स्माइल वाइल करो और वी का ऐसे साइन बनाओ, और जैसे करते हो आप रील्स में, और उसको जाने दो। वो अटैक नहीं है ना सर, इट इज़ इंट्रूजन। और एयर डिफेंस वाले डील कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। कल सांबा में हुआ, अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो गया, तो नेशनल मीडिया पे हर जगह ट्विटर पे घूमने लगा। सो आई डोंट थिंक इट्स राइट थिंग टू डू। अगर ऐसा होता है सर, तो भी जो अटैक करने वाला ड्रोन है वो अलग है, उसने अटैक करना तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो शादी ब्याह वाले ड्रोन आ रहे हैं ना, इनको आप पत्थर मारो, गुलेल से मारो, जो करना है, एयर गन से मारो, कोई नहीं रोकने वाला। जस्ट टेक इट इन स्ट्राइड, ये कुछ दिन चलेगा। और जब वो टर्की के 2 मरे हैं जिनके डेड बॉडीज आज वापस गई हैं टर्की में, सियालकोट में बैठे थे, तो जो उनको झटका लगना था लग चुका, टर्की को भी लगा, और वो जो 10,000 ड्रोन लेके आया था उसको भी लगा, और जो ट्रेनिंग टीम सारी ट्रेन हो रही थी, टर्की की ट्रेनिंग टीम, वो भी ठुक गई। हमारे वाली इनकी पाकिस्तानियों की टीम जो ट्रेन कर रहे थे वो सारे ठुके। तो हाँ, अगर बड़ा ड्रोन आता है, हवाई जहाज आता है, शेलिंग होती है, तो इज अ कॉस्ट। अदरवाइज ये बॉर्डर एरियाज की पुरानी बातें हैं सर, चलते रहते। अभी सेटेलाइट सर ऊपर घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ड्रोन तो न्यूसेंस वैल्यू के लिए हमारे, हमें को तंग करने के लिए भेज रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं ये हमें तो पता नहीं। सियालकोट में क्या हो रहा है वो तो हमें पता चलेगा नहीं। सो टेक इट इन स्ट्राइड। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि पैनिक मत करा करो। आप ये मान के चलिए कि 2 ड्रोन इधर आ रहे हैं तो शायद 4 हमारे भी उधर जा रहे हैं। तो ये होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो होता ही था, अभी यहाँ भी हो गया। डोंट कॉल इट ड्रोन अटैक। जी सर। तो कल मोदी जी ने जो न्यू नॉर्मल प्रिस्क्राइब किया है, उसका आगे का एवोल्यूशन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने अपना थ्रेशोल्ड तो बहुत लो कर दिया। तो थ्रेशोल्ड लो करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मानने वाला तो है नहीं, टेररिस्ट स्ट्राइक तो होंगी ही। आज ही एक एनकाउंटर चल रहा है शोपिया में, और इस तरह के जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए ये लोग और भी करवाएंगे। तो क्या हर बार इसी तरह का अटैक करेंगे? सर जैसे अभी इनकाउंटर चल रहा है, कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा था कि शायद पहलगाम वाले उसमें फंसे हुए हैं। नाउ दिस इज आई विल टेक्निकली इट डजंट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ टेररिस्ट एक्शन, बिकॉज टेररिस्ट एक्शन की जो आई थिंक जो मेरा समझ है वो ये है कि जब नुकसान पहुंचाएंगे वादी को। जब पहलगाम तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं ब्लास्ट करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, किसी स्कूल टीचर को उठा के मारते हैं, किसी टारगेटेड किलिंग करते हैं, आई थिंक दैट विल बी टेकन एज अ। और
अंदर तो जो है वो है सर, दैट नीदर वी डिनाई नॉर पाकिस्तान कैन डिनाई, सो उनको साफ करना तो हमारा काम है। जब पीछे से उनके मदरसे उड़ गए, मरकज उड़ गए, मस्जिद सुभान अल्लाह उड़ गया, तो सर उनका जो कंट्रोल सेंटर, अभी आपने देखा होगा ना सर, इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चाइनीज है। जो आप इंटरसेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि ये दो लोग 10 मीटर दूर खड़े हैं चाइनीज सेट लेके, वो आपस में बात करेंगे तो बात उनकी मुजफ्फराबाद में उनका जो सेंटर लगा हुआ टावर, कंट्रोल टावर, वहां से घूम के आती है। सो दैट मीन्स कि ऐसे वाले जो ये जो कम्युनिकेशन जो हमें तंग कर रहा है, उनका जीपीएस जो चलता है बिना सेटेलाइट के, इनको काबू करने के लिए अभी आने वाले दिनों में पॉसिबली वो जो टावर है, जो कंट्रोल सेंटर है, जो उनके रिले का काम करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, उनको टारगेट करना ज़रूरी है। तो ये आज के इनकाउंटर को तो मैं नहीं मानता सर। सीज फायर वायलेशन होती है विद फायर, आई थिंक दैट विल बी वन। कोई धमाका होता है या टारगेटेड किलिंग होती है, दैट विल बी टू। एंड मोदी जी को बता देना, और मोदी जी ने कल बताया सर, इसके बीच में दुनिया को पता नहीं चला और हम लोग मिलिट्री पावर बन गए। हम पहले भी मिलिट्री पावर थे बड़े शॉर्ट, इतनी शॉर्ट और स्विफ्ट राइज दुनिया में। आई थिंक मेरा जी बहुत मन विचलित हो रहा है कि मैं लिख ही डालूं इसके ऊपर एक किताब सर, बट टाइम नहीं मिल रहा। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रिकॉर्ड। हमारे आने वाले बच्चे जिनको औरंगजेब और अकबर की कहानियां पिला 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 के हमारा दिमाग खराब किया था सर, उनको सही हिस्ट्री सुनाने का टाइम है, कि ऐसे होता है। दिस इज व्हाट Becoming a world military power in 3.5 days. ट्रू ट्रू सर, दैट इज व्हाट आई ट्रेमेंडस। लोगों को पिछले 10 साल की मेहनत तो नजर नहीं आएगी, बट आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी ने सर अभी एक उसको यहाँ लाके कर दिया है कि टॉलरेंस को, कि ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस। एंड जब मोदी साहब कुछ कहते हैं सर तो ही ऑलवेज बैक्स इट अप, झूठ नहीं बोलते मोदी साहब का, लोग जो मर्जी कुछ भी कहें, ऐसे वाले जब समझे सुलझे स्टेटमेंट देते हैं, इलेक्शन रैलीज को आप अलग छोड़िए, तो हमें पता है स्क्रिप्ट को 10 बार रिवाइज किया होगा, रीवर्ड किया होगा, रीफ्रेज किया होगा, तो इसका मतलब कि ही इज वेरी क्लियर कि कैपेबिलिटी है, बदमाशी करेंगे हम ठोकेंगे। अब हमें सिर्फ एज भारतीय में ये देखना पड़ेगा कि ठोकना कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगी मार क्या रहा है, इंडिया मारेगा, दैट इज फॉर। एंड आई ओनली होप कि कोई हमारे उस धमाके में, उस टेररिस्ट एक्ट में हमारे ज़्यादा नुकसान ना हो। बट अभी तो ये होगा सर, स्पेकुलेशन ये होगी कि आज ये कुछ हो गया कांड छोटा मोटा, अब भारत ठोकेगा। पूरा फील्ड खुला पड़ा है सर, फुटबॉल फील्ड है, फ्रॉम अटक टू कराची, सब अपना है। ना एयर डिफेंस बचा उनका, ना उनकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी बची। अब तो मजा है सर, आनंद है। जो बातें कहीं कल, उसमें एक तो ये बता कि साहब कि कोई टेररिस्ट एक्ट होगा तो उसकी डिवास्टेटिंग रिस्पांस जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक्लियर वाला जो ब्लैकमेल है ये अब नहीं चलेगा, कि आप न्यूक्लियर के अम्ब्रेला के अंदर ये सारा कुछ कर लोगे, दैट विल नॉट हैपन, और देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन टेरर एंड इट्स बैकर रेजीम, मतलब सरकार में और उसमें कोई हम अंतर नहीं करेंगे। वेरी एक इंपॉर्टेंट। तरह से ये कह दिया कि तुम टेररिस्ट रेजीम हो, हम तुमको टेररिस्ट रेजीम मानते हैं। ये भी कह दिया कि साहब के आपसे कोई बातचीत अगर होगी तो हमें टेररिस्ट हैंडओवर करने पे होगी या पीओजे के हैंडओवर करने पे होगी। तो ये जो बात है, वैसे तो ये इसमें जो नई बात आई है वो इतनी है कि साहब कि दे विल नॉट ट्रीट, एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाला वो हम नहीं सहेंगे, और दूसरी बात ये कि साहब की जो सरकार है और जो टेररिस्ट है उसके बीच में हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो ये तो फिर कैसे कोप करेगा इसको पाकिस्तान? उनको सिर्फ अभी पता नहीं समझ भी आएगी कि नहीं हमने क्या बोला मोदी साहब ने, बिकॉज जब जुनूनी होते हैं ना, जुनूनी लोगों को वो सुन, उनके कान, उन्होंने अपना दिमाग जो है वो उस मुल्ले के हवाले किया होता है जिसने अपने तिजोरी में लॉक करके रखा होता है। ये सारे के सारे मुल्ला मुनीर ही उनका हेड है। ये दो बातें, और तीसरी बात की पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी और खून का तो वो खेल हमें, उसमें मैं बाद में अलग में होंगे, वो अलग चीज, वो तीन चीजें ये जो अलग दो है। बातें, ये जो दो बातें वो बहुत तीन इंपॉर्टेंट है। चीजें जो है वो है कि साहब के टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड डोंट गो टुगेदर, एंड ब्लड एंड वाटर वाटर, डोंट फ्लो टुगेदर, वो अलग है। ये जो मोदी साहब ने कहा ना कि सरकार और टेररिस्ट के बीच में या रजीम और उसके बीच में फर्क नहीं समझा जाएगा, इसका मोदी साहब ने हमने को हक दे दिया कि कल हम चाहें तो हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बॉम्ब कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग है, क्योंकि हम्म, जब फर्क ही नहीं है सर,
इनफैक्ट पाकिस्तान का स्टेटस आज गाजा है, बस गाजा जितना होगा, थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया ज़्यादा है। आज उनको स्ट्रिप किया गया ना सर, नंगा किया गया, उनके डिफेंस, उनकी सर्वेलेंस। और आपके पास जितने मर्जी फाइटर जहाज जो मर्जी हों सर, बड़े कैपेबल पायलट हों, जब आपके पास बैकअप, आपको पता ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, तो जब तक आपको पता चलेगा वो मार के निकल जाएगा। और तो सो ही इज गिवन अ राइट टू हिमसेल्फ, टू भारत, कि आपने जिसको स्ट्राइक करना है, यू कैन एक्चुअली ब्लो अप ए बिल्डिंग। ऐसे कि इसके अंदर नीचे सरकार और आर्मी और टेररिस्ट इकट्ठे बैठ के मीटिंग कर रहे थे भारत पे नेक्स्ट निशाना करने के लिए। तो दैट ही इज गिवन अ राइट टू हिमसेल्फ कि ये हम कर सकते हैं, और इसको पाकिस्तान को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अब वो पढ़े ना पढ़े तो सर हमारे हाथ में तो नहीं है। और दूसरा पॉइंट आपने बोला था सर, एक वन ऑफ दिस न्यूक्लियर ब्लैकमेल। हाँ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहेंगे ना सर कि हमने उड़ा दिया, क्योंकि आज भी एक जो लेटर आया, एडवाइजरी आई, जो जो हरकतें हो रही हैं सर, जो इजिप्ट से जहाज आया, जो रेडियो एक्टिव हो रहा है, गाँव खाली हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ये गांव मुझे खाली क्या होने वाली बात सच है क्या? सर, वो वीडियो भी कल एक पाकिस्तान से ही आया, जिसको मैंने डाला भी था ट्विटर पे। और एक आज एडवाइजरी भी घूम रही है, पता नहीं कितनी सच है, पर मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, उसको सच मानिए आप, दुश्मन की खबर को आप सच मानिए। तो एक एडवाइजरी भी घूम रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि ऐसे ऐसे है, अलर्ट है। सर ये बात छुपेगी तो नहीं, इट विल नॉट। और एक इंटरेस्टिंग पहलू उसमें ये भी आ रहा है कि क्या ये सिर्फ स्ट्राइक थी, जहाँ एक ग्राउंड एक्शन हुआ है कोवर्ट, भारत का और इसराइल का। अब ये बातें ना सब बड़ी देर बाद निकलेंगी, बिकॉज ब्लास्ट तो नहीं हुआ, हमने उनको डेटोनेट नहीं किया, हमने उस चीज़ को सबवर्ट किया है। तो क्या वो हमारे कंपन बॉम्ब्स ब्रह्मोस की कंपन से हुआ है, या फिर एक्चुअली कोई किसी ने कुछ अंदर करके, बिकॉज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हर जगह है सर, हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनकी उनकी भी है और हमारी भी है। वट एवर इट इज सर, एक बात तो क्लियर है, जहाँ पे लीकेज की खबर आ रही है वो फैसिलिटी तो खत्म है सर। उसके अंदर जितने भी थे, 170 में से 50 थे, 60 थे, 100 थे, वो तो गए। जो दूसरी फैसिलिटी है, जो अमेरिका ने बड़ी अपने बच्चे की तरह पाली हुई है, जैकोबाबाद की बात, मुझे लगता है कि अभी अमेरिका विल बी फोर्स टू शिफ्ट दोज न्यूक्स फ्रॉम देयर, बिकॉज बेसिकली जब आप ये प्रूव कर सकते हो कि कोई देश अपने न्यूक्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उस देश को हक ही नहीं है कि वो न्यूक्स को अपने पास रखे। सऊदीज वैसे पैसे लेके बैठे हुए हैं, बोले हमें दो, हमें चाहिए, बिकॉज को ईरान का खतरा है। तो आई थिंक कल मैंने कहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड हैज़ बीन डी न्यूक्लियराइज्ड, बट हाँ, अगर सऊदीज के पास जाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर वो आ जाएगा। बट आज की डेट में पाकिस्तान इज डेफिनेटली बीन डी न्यूक्लियराइज्ड। और जो मोदी साहब की जो बात हुई होगी सर, जो हमें पता ही नहीं अभी, कभी शायद निकल के आएगी, उसमें आई थिंक ये चीज़ डिस्कस हुई होगी कि अगर आप बेसिक है सर, आपके पास एक चीज़ है इतनी खतरनाक है जो दुनिया को बर्बाद कर सकती है, और आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो अभी वो जो इम्पैक्ट से जो लीकेज हुई है सर, उसको अगर एज ए आर्टिलरी पर्सन में देखूँ, तो मुझे लगता है ये एक जैसे डर्टी बॉम्ब होता है सर, इसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा। डर्टी बॉम्ब जब फटता है जिसमें न्यूक्लियर मिक्स किया होता है टीएनटी में, तो पता नहीं चलता कि न्यूक्लियर स्ट्राइक है, कोई बादल बादल कुछ नहीं बनता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गोला नहीं, आग का गोला नहीं निकलता। लेकिन फिर उस इलाके में लोगों को धीरे धीरे वॉमिटिंग, रैश और वो शुरू होने शुरू होते हैं, और 6-7 महीने के बाद यू स्टार्ट गेटिंग पीपल जिनको कैंसर, और बच्चे लंगड़े लुल्ले पैदा होने शुरू होते हैं। तो वो जो लीकेज है सर, वो उसका स्टेटस विल बी लाइक डर्टी बॉम्ब। वो है उनके जो हैजार्ड है। हमारे लिए ये है कि उस फैसिलिटी के अंदर जो भी था सर, और लेट्स नॉट फॉरगेट सर, जो जितनी फैसिलिटी है, तो इसका मतलब टॉप साइंटिस्ट उसके अंदर होंगे, बिकॉज लड़ाई लगी हुई है। न्यूक्लियर ऑप्शन तो उनके पास, बिकॉज तीसरे दिन ही फोल्ड हो गए थे न्यूक्लियर पे, तो सीधे ही पहुंच गए। तो मोर इम्पोर्टेंटली एस्केलेटरी लैडर पे चढ़ाई नहीं हो सी है, जंप करके पहुंच गए। स्लिप मार गए, हाँ सर, वो उल्टे हो गए। तो जिनको पता है, जिनको न्यूक्लियर डिजाइन का पता है, ठीक है, कहूटा में होगा डिजाइन पड़ा हुआ सर। आज दुनिया, अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, सर्फ करेंगे, तो कितना केजी इनरिच यूरेनियम दुनिया के किस कंट्री में कहाँ पे है, ये सारा डेटा आजकल लोगों की ऐसे नजरें पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डिगिंग यूरेनियम का माइनिंग करते हो सर, 0.1% कंटेंट होता है उस मिट्टी में यूरेनियम का, 0.1%। तो ये नहीं कि आपने एक कढ़ाई भर ली तो यूरेनियम आ गया, कढ़ाई भर ली तो शायद एक चम्मच बना निकला उसमें से, फिर उसके बाद जो उसका प्रोसेस है। तो आज के ज़माने में यूरेनियम को इनरिच आप देखिए सर, इसको ईरानियंस कितने जोर लगा रहे हैं, और ईरानियन इंजीनियरिंग इज, आई ऑलवेज कंसीडर कि दुनिया के बेस्ट इंजीनियर ईरान के अंदर है। जर्मनी को हमने थोड़ा सा हवा बना रखा, बट बेस्ट इंजीनियरिंग माइंड आर इनसाइड ईरान। उनसे भी वो इनरिचमेंट की और अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, उनसे काबू नहीं आया। सदाम हुसैन ने कोशिश की थी सर, और वो 10 साल लगा रहा,
उससे अपनी बना न्यूक्लियर, हालांकि अमेरिका ने उसको उसी चक्कर में मार दिया और झूठा मूठा इल्जाम लगा के। तो अगर ये बर्बाद हो गया है और इनके साइंटिस्ट अंदर ठुक गए हैं, जो कि मुझे लगता है लॉजिक यही कहता है सर कि लड़ाई के हालात में आप उस वॉर, उस स्टोर के अंदर यू हैव योर पीपल हु आर रेडी टू गिव यू दैट वेपन तैयार करके, तो फिर तो बहुत बड़ा उसको ह्यूमन वैल्यू जब ऐड करेंगे तो सर बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो अंदर ही फिर कवर उनका अंदर ही हो गया, जो भी नमाज जनाजा बाहर खड़े होके पढ़ेंगे। दिस इज द इम्प्लीकेशन। और तुर्की ने जो पंगा लिया है सर, हाँ, और तुर्की हैज फॉट अगेंस्ट अस सर, दिस इज समथिंग विच जो हमें भूलना भी नहीं चाहिए। और सरकार भी, मुझे पता है कुछ ना कुछ, इनफैक्ट तुर्की ने आज अपने आप को एक एनिमी स्टेट बना दिया इंडिया का, डिस्पाइट हमारी गुडविल। और आज एक खबर फैल रही, आपको कई चीज़ें ट्विटर पता नहीं चलता सर वो सच क्या है झूठ है, कि अहमदाबाद और गुजरात में से 80,000 टिकट्स कैंसिल हुई हैं जो तुर्की घूमने जा हाँ, रहे थे। आया था, देखा था मैं। तो अगर ऐसा है तो यस, ऐसा करना चाहिए सर। उनको तो हम बिजनेस से ठोक सकते हैं, 10-10 बिलियन कम नहीं होता सर। बट एक और नाग हमारे सामने आके खड़ा हो गया और उसने भी अपनी बेइज्जती करवा ली। उसके ड्रोन्स का जो कल फोटो दिखाया डीजीएमओ ने, क्वाड कैप्टर्स के और ड्रोन्स के, और वो तो उसने अच्छा है उसका सर। वो जो बैरक्टर है वो चला भी कि नहीं चला, उसको या यूज नहीं किया, जो सर सबसे बड़ा उनका जो ड्रोन है। मेरे ख्याल से चला है, बट आई बिलीव जो उनका उसके ऊपर अपग्रेडेड वर्जन उन्होंने किसी को देते नहीं है, जो उनके पास खुद है। और यही वाले उन्होंने यहाँ भी एक्सपोर्ट किए थे यूक्रेन में, और यूक्रेन आल्सो बाद में अपने बनाने शुरू कर दिए। तो आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद दैट। आई डोंट नो वेदर यूज हुआ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से हुआ तो होगा सर, हुआ होगा। वो अभी गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि अगर इतने ड्रोन्स लेके आप आए हो तो उसको संभाल के रखे तो होंगे नहीं सर। और उनकी अगर टीम सियालकोट में बैठी है बिल्कुल जम्मू से सामने, तो जहाँ पे मारे गए हैं 2 बंदे, तो वो छोटे मोटे ड्रोन उड़ाने तो आए नहीं होंगे शादी वाले। तो हाँ, वैसे 3 तरह के ड्रोन डाले उन्होंने, एक तो सर्वेलेंस ड्रोन, और एक आपका ये कामिकाज़े, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले, और तीसरा उनका वो बड़ा वाला जो बैरक्टर है वो। एक जो कल डीजी एयर ऑपरेशंस हैं बोला था बाद में ना कि चाइनीज ने बाद में कहा वो टर्की है, दैट इज आल्सो बिग ड्रोन। वाई से जो नाम है उसका, यहा। यह, तो आई थिंक लग जाएगा पता सर। वट एवर द सेंट इज बीन सॉर्टेड आउट। पाकिस्तान डिडंट हैव, अपने ड्रोन तो इनके पास है नहीं ना सर, ये तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान डजंट मैन्युफैक्चर ड्रोन्स ऑफ दैट काइंड। कामिकाजे या लॉइटरिंग वाले, इसमें थोड़ा सा फर्क भी है सर। जो हमारे वाले आपने देखे होंगे वो डाइव मार के मार रहे थे लाहौर में, देखो कमिंग ऑन टारगेट एंड डाइविंग ऑन टू टारगेट। और हम्म, दूसरा होता है वो लेटर करके छोड़ देता है, फिर वो अपने आप एमिशन ऐसे से घूमता है गर करके, देन इट होम्स ऑन। तो दैट दैट कैपेबिलिटी पाकिस्तान डजंट हैव। वो बस शादी वाले ड्रोन बना लेते हैं चाइनीज वाले असेंबल करके। तो जो भी ठुके हैं वो टर्की के ठुके हैं। ऐसे बिग स्लैप अगर उनको भी थप्पड़ पड़ा है बड़ी जोर का। आज वो शोशे आ रहे थे कि पाकिस्तान चाइना के लेटेस्ट जेट 6 जनरेशन 6.5 पाकिस्तान आ गया, आओ उनको भी ठुकवाओ, उनको भी तो ठंडा करो। वो तो जे हाँ कह रहे साहब J-35 लेके आएंगे, तो यार J-35 तो अभी तक कहीं भी बैटलफील्ड प्रूवन नहीं है, आओ और यहीं पे खत्म करवा लो। हाँ, 2000 पायलट भी मरेंगे साथ में इनके। तो ऐसे इंटेलिजेंट कंट्रीज यही करती हैं सर, अपना इक्विपमेंट लड़ाई में टेस्ट करवाती हैं दूसरे से। हम्म, तो लेट देम कम सर। J-35 उनका। अच्छा, एक चीज जो कल इसी के साथ साथ, क्योंकि अभी हमें जो वो बाकी जो 3 चीजें हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। ये जो एक चीज जो बताई कल वाली बात में कि साहब के इनका काफी कुछ जो एयर फ्लीट था वो नेवी ने बॉटल अप करके रखा हुआ था मकरान कोस्ट पे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ तो एक ही बेस है सर इनका, कराची में, और ग्वादर तो पीछे है। हाँ, वो पास कराची ही में में बस है। एक ही बेस है। हाँ, एक ही बेस है इनका। नहीं, ये दूसरा भोलारी तो वाला भी तो उसी का काम करता है ना, वो भी साउथ, जहाँ पे हाँ ये साउथ है, बट अगर नेवी बड़ा का, अटैक हुआ। हाँ, अगर नेवी, अच्छा नेवी ने वो जो कराची में अटैक भी किया उसकी डिटेल इन्होंने बताई नहीं ना, कराची में कहाँ पे किया है। मलिर वो कैंट, जगह, ओके। मलिर कैंट में किया। तो अब जो है वो जो अगले जो 3 जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन जो और दिया है कि एक ये पहले जो 3 हैं इनको तो हम सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, और जो बाकी जो 3 दिए हैं वो है स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन। ये टेरर टॉक्स वोंट गो, नो टॉक्स, नो ट्रेड और नो वाटर।
ये सर जो अपना एक बड़ी अच्छी टर्म इन्वेंट की थी इस ऑपरेशन के टाइम पे, पाइथन ग्रिप, या पाइथन का कसना, नॉन ऑपरेशन पाइथन। काइनेटिक ऑपरेशन पाइथन, ये वही है सर। इनफैक्ट अगर ये इंटरवीन ना करते और हम इनके न्यूक को ना ठोकते तो शायद 2 या 3 दिन के बाद नेवी नवी को उड़ा के भारत चुप होकर बैठ जाता, खामोश होकर बैठ जाता। बट वो ऑफ कोर्स उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फेंकी तो फिर हमें उनको न्यूक को ठोकना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे इसको। हालांकि प्रोटेक्टेड वॉरफेयर लड़ाई हमारे फेवर में है कि पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा, बट इन जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने अपने आप को डिफाइन किए थे, जो उन्होंने लोगों को समझाए भी और फिर समझा रहे हैं, हम समझे नहीं, वो ये था कि भाई इन्होंने फिलहाल जितना करना था कर लिया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? यू कैन नॉट कीप फायरिंग ब्रह्मोस एवरी सेकंड डे। यू हर दूसरे दिन स्पाइक नहीं आप फायर कर सकते। अभी वो आसिफ मुनीर मरियम बंकर में है कि मरियम आसिफ मुनीर बंकर में है, वो दैट इज इमटेरियल, उसको ढूंढते ढूंढते भी कैन नॉट कीप इतने एक्सपेंसिव मिसाइल्स को भी कांट। तो आई थिंक ये जो आपने 3 चीज़ें बताई और जो आपका पाइथन वाला था, ये वही है कि आप पानी से इनको बर्बादी करो, आप इनका ट्रेड तो वैसे ही बंद, और इनके बाद आपने टॉक नहीं करनी। तो जब टॉक ही नहीं करनी तो फिर आप जब बॉर्डर से अपनी सेना की सिंबॉलिक प्रेजेंस भी रखोगे सर, तो ये अपनी आर्मी पीछे नहीं कर सकते। आर्मी पीछे नहीं करेंगे तो इनका कोई 50 कहता है, कोई 1 मिलियन कहता है, कोई 1 मिलियन कहता है, कोई 50 मिलियन 100 मिलियन का एस्टिमेट है इनका पर डे एक्सपेंडिचर। 50 मिलियन और 100 मिलियन टू मेंटेन आर्मी आउटसाइड कैंटोनमेंट्स। आपने वहां पे स्क्वीज कर दिया, पानी आपने स्क्वीज कर दिया, और जो बीएलएन अभी, बिकॉज आपने इनकी पूरी स्ट्राइक कोर जो बलोचियों को मारने के लिए बिठा रखी थी, उसको खींच के आप वेस्टर्न फ्रंट पे ले आए अपने और उनके ईस्टर्न पे। तो बलोचों ने जो पीछे हाहाकार मचाया डेरा बुक्ती में, अगर आप उधर एलपीजी रोक देते हो उनकी, सिर्फ एलपीजी की सप्लाई उन्होंने उन्होंने सिर्फ बंद की थी, डिस्ट्रॉय नहीं किया था उनको, उनका अपना इलाका है। अगर एलपीजी वहां से डिस्टर्ब होती है सर, पानी और प्लस बिजली, नेचुरली पानी तो डैम में, बिजली कहाँ से बनेगी? और यहाँ से कराची से, क्योंकि हमारी फ्लीट वहाँ बैठी हुई, जो नेवल डीजी एनओ ने कहा, और वो कभी टहलता फैलता कराची की तरफ मुंह करेगा तो दो कार्गो शिप्स विल स्टॉप कमिंग। जाबिल लाइक पहले भी डिस्कस हुआ हाई, तो उससे जो स्क्वीज आएगी सर पाकिस्तान के ऊपर। अब होता क्या है सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जब बात करते हैं, हर बंदा सोचता है कैसे, अरे कर्जे में डूबे फिर भी चली जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इनकी ब्लैक इकोनॉमी इनके व्हाइट से डबल है, और उसमें वडेरों का बहुत बड़ा हाथ है सर। वडेरे को लाइक 400 500 600 700 2 हजार लोगों को उन्होंने ऑलमोस्ट स्लेव बना के रखा था, जो खेतों में काम करवाते हैं, जो बिग एग्रीकल्चरिस्ट लॉर्ड्स। और जो आप वीडियो में देखोगे कि उसके साथ 2 गाड़ियां आगे राइफल लेके लोग भरे, 2 पीछे भरे हुए, वो जा रहा है शादी में, वो सारे जो ड्रामा है, उनकी ताकत जो है ना सर, जब आप पानी से खिलवाड़ करोगे, और खुदा ना खास्ता अगर ये न्यूक्लियर लीक वाला, रेडिएशन लीक वाली बात साबित हो गई सर, और वहां से इनके वाटर बॉडीज पोल्यूट होने शुरू हुए, तो इनकी एग्रीकल्चर पे इतना एडवर्स। और मैं 3 क्रॉप का पहले भी किसी प्रोग्राम में बोल सकूँ, 3 क्रॉप हमने इनकी लगातार फेल करनी है। 3 क्रॉप्स पाकिस्तान इज डन, खत्म। जो इनकी पैरेलल इकोनॉमी, कि जब ये बिल्कुल मर जाते हैं ना सर, तो भी इनके वडेरे उन जो भी है उनकी लेडीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जो भी चाइल्ड लेबर यूज करते हैं, बट खाना खिलाते हैं। अब वो जो वडेरों की पावर है ना, दे विल नॉट कीप स्पेंडिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, दे आर नॉट द पीपल हु विल से अच्छा अगली बार फसल उगाएंगे, इन बच्चों को खिलाओ, इनको लोगों को खिलाओ। वो दे आर नॉट पीपल, दे विल जस्ट रन अवे, बिकॉज पैसा उनका बाहर इन्वेस्टेड है। और यहाँ अगर जमीन बंजर होगी उनकी, स्पेशली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर दिस थिंग, अगर ये बात सच निकलती है, तो पाकिस्तान इज डन एंड डस्टेड सर, खत्म। तो वो एंड मैं एक्चुअली अभी भी बड़ा पॉजिटिवली एंड ऑफ दिस ईयर तक देख रहा हूँ। ये जो पाइथन वाला काम चलता रहा और लग नहीं रहा कि पैसा हटाएंगे सर। मैं कल ही आया वापस अपने गांव से, तो चिनाब का पानी फिर कम हुआ था। जब मैं गया था 3 दिन पहले तो भरा हुआ था। तो ये जो अनसर्टनिटी, हाँ सर, ये अनसर्टनिटी, और अपने डैम साफ हो रहे हैं, थैंक गॉड सर। हमारी तो 60% एफिशिएंसी बची थी सलाल की। सलाल इज वेरी ओल्ड, हम बच्चे थे जब बना था, तो वो भी सफाई चल रही है। लकली गेट्स हमारे बाय डिजाइन बॉटम में है, तो मिट्टी पूरी निकलती है। और मिट्टी जाती कहाँ है सर? अब चिनाब के पानी को, उनके पास डैम ही नहीं है, वो मंगला में हेडवर्क है, मराला 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 मंगला, तो मंगला में जेलम आता है, मराला हेडवर्क्स में वो डाइवर्ट करते हैं पानी। तो जाए मिट्टी वाला पानी फिर इनके लिंक कैनाल्स में, जाए लाहौर और जाए जहाँ जाना है। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और हमें पेशेंस रखनी चाहिए सर, नई सरकार से बहुत पीछे पड़ के। मैं कल आदि के शो में कह रहा था कि मैं अगर मोदी होता ना सर, तो आई वुडंट हैव लव टू बी हियर, बिकॉज जितना हम उनको गालियां निकालते हैं सर, वी आर सो थैंकलेस। छोटी छोटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे में आके हमारे इंटेलेक्चुअल्स हमारे खिलाफ, हमारी लेफ्ट लॉबी हमारे खिलाफ गालियां निकाल रहे हैं उनको। जो पाकिस्तान में ट्वीट होती है वही लैंग्वेज हमारी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ लीक। बाय द वे सर, जो एमओयू पार्टी है हमारी कांग्रेस,
उसका एमओयू तो चाइना था। They have a एमओयू overseas पार्टी अच्छा नाम they have an overseas office in Turkey. है। तो यस टर्की में यस उनका यस। ऑफिस। तो दिस वी मस्ट नोट कि कितने भयंकर खेल खेले जा रहे हैं, और एक बंदा बीच में खड़ा है उनके, और कल को उसके पीछे जो आ रहे हैं वो हमसे यही उम्मीद है कि वो डटे रहेंगे, बट हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनके साथ डटे रहें। और ट्रंप ने एक बयान दे दिया तो हम बिल्कुल ही इखर बिखर गए, मोरल डाउन हो गया। वो ट्रम्प को तो समझना चाहिए, अब हम लोगों को भी अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक इरेटिक बिहेवियर है उसका, और वो So, इतना मिगेलियो मेनियाक है कि उसको दुनिया की हर इवेंट का क्रेडिट चाहिए। कल मैं देख रहा था, कोई कह रहा था कि साहब की अमेरिका लैंडेड ऑन द मून बिकॉज ऑफ ट्रम्प। वो थोड़ी हमारी भी एनीथिंग दैट गलती है। हैपेंस इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ ट्रम्प। कुछ भी होता है। और और जब वो सो कॉल्ड जो भी स्टॉपेज ऑफ फायरिंग नहीं टूटी 3 घंटे के बाद, तो ट्रंप ने कोई ट्वीट नहीं किया। और सर ये हमारी भी थोड़ी गलती है, अगर आपकी टॉक्स चल रही हैं और आपने एक गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर कर दी कि इसके बाद हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, दैट मीन्स पता चल गया था कि अब एंड आ गया, तो एक और ट्वीट कर दो, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि पिछले 10 घंटे से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो लग रहा है कि चलो वी आर शांति की तरफ जा रहे हैं। तो एक होता वो जो ट्रंप वाली बात ना लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया, और जिसको पूरी पिक्चर का पता नहीं पता सर, वो तो फिर डिस्टर्ब हो गई। इनफैक्ट ये न्यूक्लियर वाली बातें आप जैसी चैनलों पे निकल के आई, तो सरकार ने तो इसके बारे में बात ही नहीं की। अब हर पूरा दुनिया बात कर रहा है, ये आई तो यहीं पे है ना सबसे पहले। अगर ये भी ना आती तो फिर लोगों का विश्वास, और एक्चुअली जो वोट की जो डेमोक्रेसी में वोट मैटर करता है, मोदी जी वुड हैव एक्चुअली गॉट हिट। अब नहीं, वो थैंक तो गॉड। हमने डिस्कस भी किया था ना कि साहब कि व्हाई इज द कम्युनिकेशन सो पुअर। ये अलग बात है कि भाई हमारी बात सुनी गई और अगले दिन उन्होंने जो है वो पूरी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज कर दी, बिल्कुल। जो कि शुरू से ही मिलिट्री के हाथ में होनी चाहिए थी। वो हो नहीं पा रहा था, और जैसे ही ये लोग आए, आप देखिए पूरा मूड बदल गया, पूरा माहौल बिल्कुल बदल गया। उसमें भी इनको मैं कह रहा हूँ सर कि इसको मल्टीलिंगुअल डब करके पूरे, अभी एडीजीपीआई सिर्फ इंग्लिश में ट्वीट करते हैं, हम्म, भैया उसी ट्वीट में आप हिंदी ट्रांसलेशन भी लगा दो साथ में। हमारा भारतवर्ष में आज भी 50% से ऊपर लोग जो हैं हिंदी पढ़ते हैं, उनको हिंदी अच्छी लगती है। और फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप वेरीफाइड अकाउंट हो, आप 10 लैंग्वेज में करो, या एक ही ट्वीट को 10 बार ट्वीट करो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लेट पीपल रीड। ये थोड़ी कि भारत इंग्लिश रीडिंग पीपल और उसमें ट्वीट खत्म हो गया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो उनको ऑफिसर्स को इंग्लिश में बोलना पड़ता है, फॉरेन ऑडियंस सुन रहा है, वो लॉजिकल है। लेकिन उसको अब जब एडीजीपी कैन ऑलवेज डब इट एंड देन रिलीज इट अगेन। अब एक बंदा जिसको नहीं आती सर, कोई तमिलनाडु में बैठा है, जा एनीवेयर देयर मेनी पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, हमारा जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं, तो वो क्या समझेंगे सर? फिर वो समझेंगे जो उनको जी वो जो टीवी न्यूज़ बताएगा अपने एंगल से, फिर वो एक एक्सपर्ट को बिठा देंगे जो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देगा। तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज तो गया ही नहीं। तो आपके अगेन बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो सरकार से विनती है कि ये आजकल एआई के ज़माने में टेक्स मे बी 2 minutes टू ट्रांसलेट व्हाट यू से स्क्रिप्ट, और फ्यू मिनट्स टू ट्रांसलेट अ स्पीच इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप तो लाइव सुनते हैं, हम यूएन में बैठे हुए सारे कान में लगा के जो मर्जी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। ये थोड़ा सा हमें करना चाहिए। और बीजेपी की आईटी सेल का तो हम देख चुके हैं 2024 में। प्लीज उसको आपने जो करना है करो। सरकार शुड हैव अ आईटी सेल फॉर हिज पॉलिसीज डिसेमिनेशन एंड डिस्कशन। वो अपनी पार्टी आप छोड़ो, है ना अब पीआईबी। सिक्योरिटी अब छोड़ो सर। कल पीआईबी के साइड पे जो मोदी जी की स्पीच आई है, पहले 30 सेकंड मिसिंग है। इट स्टार्ट्स अच्छा फ्रॉम समवेयर एल्स। ये हाल है। अब अच्छा। मैं बोलना नहीं चाहता है क्या सर। पीपल मस्ट वर्क सर, हर चीज मोदी साहब ने थोड़ी करनी है बेचारे ने, हर चीज उसके सिर पे डाल रखी, ठीक है, तोड़े हुए हैं। ये तो एक इस सरकार की फेलियर रही है कि ये ब्यूरोक्रेसी को, जो उसका तौर तरीका है उसको नहीं बदल सके। नहीं बदल तो और वो जो एक इनर्शिया टाइप है, देखिए सब ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी को आप ब्लेम भले करते रहो, लेकिन उनका कमिटमेंट केवल अपने करियर के प्रति है। इसलिए जो भी सरकार आएगी, जैसा वो चाहेगी वैसा वो ठकुर सुहाती करेगी कि हाँ साहब, ठाकुर साहब को क्या पसंद है वही करो। ये तो जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है पीएआर वाला, आर्मी में शायद थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो पीएआर वाला एनुअल रिव्यू वाला जो सिस्टम है, एपीआर उसमें तो यही है। एपीआर हम उसको एपीआर एपीआर बोलते हैं। वाला
आर्मी में क्या डिफरेंट है थोड़ा सा? हमारा एसीआर होता है सर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हम्म, तो मैं तो बड़ा मजा आता है कि यहाँ पे अफसर ना, यहाँ सिविल सर्वेंट अपना रिपोर्ट खुद ही लेके सीनियर अफसर के पास जा रहे हैं रिव्यू करवाने। हमारे से तो हमारा जो, जैसे मेरी रिपोर्ट लिखी जा रही है, सीओ लिख रहा है, मैं मेजर हूँ या कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, तो वो मेरे को एक पोर्शन दिखाएंगे, मेरे को पढ़ाएंगे कि मैंने आपके बारे में ये लिखा है, एंड इट इज इन मैथमेटिक्स, लाइक द 20 odd कॉलम्स, जिसमें 9 से आपको रेट करना, 9 इज द हाईएस्ट, 10 तो डजंट एग्जिस्ट, तो उसमें से आपको रेट करना होता है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी जैसे से। तो कई चीज़ें उसमें आपको 9 में से 9 चाहिए, तभी आप ऊपर जाओगे, बिकॉज वो आपके करेक्टर पे और आपके एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर आप प्रोफेशनल उसमें आते हो, नॉलेज वगैरह में, उसमें चलो 8 भी चलता है, 9 भी चलता है, और वो पोर्शन दिखा कर पेन पिक्चर लिखता है आपका इनिशिएटिंग ऑफिसर, और वो आपके सिग्नेचर करवाता है। उसके बाद वो एक पीछे एक हिडन पोर्शन होता है, जिसमें वो अपने ऐसे कमेंट्स लिखता है जो शायद वो मेरे मुंह पे ना लिख पाए। हम्म, लिखना मतलब, वी ऑल ह्यूमंस एक सोसाइटी में, एक यूनिट में रहते हैं, तो कई चीज़ें होती है आप नहीं लिख पाते ओपनली, और प्लस उसमें कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं सर, जैसे नेक्स्ट रैंक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, फॉरेन पोस्टिंग जानी चाहिए, तो वो हमें नहीं दिखाई जाती ना। वो जो एसीआर है सर, वो कॉन्फिडेंशियली ही ट्रेवल करता है ऊपर 3 या 4 सीनियर ऑफिसर्स, एक के बाद एक के बाद एक। इसलिए जैसे जीओसी होता है डिवीजन का सर, उसको सारे सीओ, 30-35 सीओ या 12-15 सीओ जितने भी इसके नीचे होंगे, डिपेंडिंग ऑन साइज, उनके सबके नाम, उनकी वाइफ के नाम सब पता होते हैं। सो एवरीबडी नोज एवरीबडी इंटीमेटली। और उसका ये है कि अगर कोई मेरे को मेरा सीओ डैमेज कर रहा है जस्ट बिकॉज मैं अच्छा हूँ, लेकिन वो चैट इनसिक्योर भी होते हैं ना सर, तो ब्रिगेड कमांडर है, वो भी मेरे को अच्छी तरह जानता है, वो अपने रिपोर्ट लिखेगा, जो ना मैं देख पाऊंगा ना मेरा सीओ लिखेगा, ही कैन राइट देयर कि सीओ गलत लिख रहा है, एंड नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन हिम, देन इट गोस टू जीओसी, देन इट गोस टू कोर कमांडर। तो ऐसे करते 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 फिर आर्मी क्वार्टर पहुंचती है। हमारी रिपोर्टिंग का बेस्ट पार्ट ये है सर, कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी जो लिखने वाला है वो थोड़ा बायस हो जाए, शायद जैसे हम मजाक करते हैं कि आपकी वाइफ की उसकी वाइफ से नहीं बनी, सीओ की वाइफ से, तो हो सकता है आपका, ह्यूमंस है सर, वी आर ह्यूमंस। उसके बाद फिर कोई हेरा, उसके बाद मैनिपुलेशन का कोई वो नहीं है। जब वो एसीआर पहुंचता है आर्मी क्वार्टर्स में, तो सेम एसीआर को हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में, आज तो हर चीज कंप्यूटराइज होगी, 3 से 4 पॉइंट से डिफरेंट लोग उसको फीड करते हैं। जब चारों वो डेटा फीड करते हैं ना, एंड डेटा इज ऑल मैथमेटिक्स, बिकॉज नंबर्स हैं 8 9 7 8, वो जो लिखा हुआ है उसमें कोई एडवर्स रिमार्क है तो उसको पिकअप किया जाता है। अगर नॉर्मल लिखा है एज ए वेरी गुड ऑफिसर, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, लॉयल, तो दैट इज टेकन, ठीक है। तो वो जब सारे नंबर्स मैच करते हैं चारों पॉइंट या 3 पोर्ट से, तब जाके उस एसीआर की एंट्री होती है आपके डेटाबेस में, एंड प्रमोशन बोर्ड में उसी पॉइंट्स के ऊपर फिर आपकी प्रमोशन जो मेरिट बनता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन पर्सन हु मेक्स इट एंड पर्सन हु डजंट मेक इट मे बी 0.001%। इसलिए हमारा एक ये कल्चर है सर कि अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर रिटायर हो गए, और आपके साथ वाले जो आपके जूनियर जो है वो जनरल बने, तो आपको हमेशा सर ही बोलेंगे, बिकॉज दे नो कि दिस गाय वाज गुड। बट वैकेंसी, हमारी वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन ना सर, अगर 20 ने बनना तो 20 ने बनना, वो 21वां जो है वो 20 और 21 के बीच में बिल्कुल थोड़ा भी बाल जितना फर्क होगा, ही विल नॉट मेक इट। तो इट इज डिफरेंट व्हाट आईएएस एंड आईपीएस हैज। तो इसलिए हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पुराने जूनियर ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं, उनसे सीनियर है सर्विस में, बट रैंक में जूनियर, उनको भी वही इज्जत देते हैं, बिकॉज दे नो कि दे आर, आई नॉट से विक्टिम्स, बट दे कुडंट मेक इट बिकॉज पिरामिड बहुत नैरो था। तो दिस इज हाउ। तो वाइफ क्योंकि सिविल स्ट्रीम में है, तो मैं उनका भी देखता हूँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफी आपका सिस्टम बड़ा लिबरल सा है, हमारे तो से बहुत सख्त है। और आप, आई थिंक यू कैन आल्सो से कि मेरे को ये रिपोर्ट में मेरा बॉस जो गलत लिख रहा है, आई थिंक यू हैव दिस लिबर्टी ऑफ, अब हो गया है, यू कैन है ना, रिप्रेजेंट। देन यू आर एसियली सेटिस्फाइड, खत्म। हमें तो सर बाद में कंप्लेन करनी पड़ती है, चीफ तक जाती है, एंड चीफ शुड बी कन्विंस्ड कि ये कह रहा सही है। तो थोड़ा सख्त है, ठीक है सर, काम ऐसे ही है तो ऐसे होना चाहिए, इट्स ओके। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो हमारा इंटरनल सिस्टम है 0.5 वाला, इसके ऊपर ध्यान देना मुझे लगता है अब और भी आवश्यक हो गया। कंपलसरी, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। और ये सारे कीड़े उबल उबल के बाहर भी आए हैं, अभी पता भी है क्लियरली कौन है कौन क्या है, पर करेंगे कैसे सर, दैट इज द बिग क्वेश्चन। मैं तो अभी भी कहता हूँ 6 महीने इमरजेंसी लगा दो। देश अभी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो ट्रीट इट एज अ वॉर, एंड स्नैच पावर्स लेफ्ट राइट सेंटर, इसको लटकाइए मत, ज़्यादा लंबा मत कीजिए, पर जो करना है 6 महीने में करके, जैसे वो अपने सैम के सीएम साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई हमने कोई रोंगिया फोंगिया कोई नहीं पकड़ना बांग्लादेशी, ना उसको अरेस्ट करना ना कोर्ट में लेके, ना सीधे ट्रक में डाल के बॉर्डर के परे फेंकना है। तो अदरवाइज सर आप लीगल प्रोसेस में इनको डालोगे तो चलते चले जाएंगे सर, ये तो फिर आप देश बर्बाद हो जाएगा सर। दैट इज ओनली वन पार्ट, दैट इलीगल इमिग्रेंट्स।
बाकी जो हैं हमारे अंदर जो बैठे हैं हमारा ही बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, सरकार से उल्टे-पुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं लड़ाई के टाइम पे सर। और वो देखो अब लड़ाई से पहले द मोस्ट पॉपुलर डिफेंस एक्सपर्ट ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, वो है प्रवीण सानी, कहता है कि हमारी औकात ही नहीं है लड़ने की। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ। वो तो कह रहा है कि जैसे ही आप कुछ करोगे वो चाइना आ जाएगा उनकी तरफ से। हाँ, ठुक जाओगे तुम। तो सर कितना लोगों को वरी, और जब वो बाद में सीज़ फायर हो तो लोगों ने 2-2 जोड़ने शुरू कर दिए, हाँ देखा ये हो गया। तो ऐसे लोगों को सर दे डोंट, उनको तो ब्लॉक करके वो अपना कहीं बैठे हैं, कहीं अंडमान जेल जो है ना सर, उसको अभी म्यूजियम जो बनाया हुआ उसको खत्म करके इट शुड बी रीएक्टिवेटेड एज अ जेल। काला पानी वापस। वापस वहां रहो, करो अपनी फिलॉसफी, लिखते रहो जो लिखना है। हाँ, देखिए उसको ना आपके ये करण थापर वगैरह जो है वो किस तरह से अंडरमाइन कर रहे थे। और आई मस्ट से कि इसमें जो है वो पूरे एपिसोड में आपके शशि थरूर और मनीष तिवारी वगैरह का रोल बड़ा पॉजिटिव था। पॉजिटिव था एब्सोल्युटली। और तो अभी 2-3 दिन में इनकी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स वाली, उसके चेयरमैन है शशि थरूर, और उसकी मीटिंग होने वाली है और वो दे आर गिविंग हिम अ ब्रीफिंग, मतलब उनको सबको ब्रीफिंग मिलने वाली है। मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी का क्या करें? क्या करें सर, कुछ नहीं कर सकते उसका। शशि थरूर को मेरे को कई बार इतना बुरा लगता है कि गुड टैलेंट बीइंग वेस्टेड, बिकॉज सर यू कैन डिफर ऑन आइडियोलॉजी, यू कैन डिफर ऑन सब्जेक्ट्स, बट देशद्रोही ना जब तक बंदा हो तो ही इज फिट टू बी इन गुड प्लेस। पप्पू तो देशद्रोही है सर, आई हैव नो हेजिटेशन। आरएसएन सर कहते हैं वो विदेशी महिला। अब चाणक्य ने वो कहा नहीं कहा था, वो लोग उस पर डिबेट करने शुरू कर देते हैं, भाई तुम सच मानो। हमारे ना डिबेट किस एक दिन की मैंने लिखा था, चाणक्य ने कहा, बोला चाणक्य ने नहीं लिखा, कहाँ लिखा? अरे यार नहीं लिखा ठीक है, पर अब शक्ल तो देखो हो क्या रहा है देश के अंदर। यू हैव समबडी जो देश के बाहर जाके देश की आलोचना करता है, और जब बाहर जाता है, जब वापस आता है, कुछ ना कुछ कांड हो रहा होता है। और उसकी माँ तो खैर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई उसकी, तो उसने मनमोहन को आगे खड़ा करके पीछे एक अनऑफिशियल इतनी तगड़ी पोजीशन रखी, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है सर। आई थिंक जुडिशरी में जो फंसे हुए हैं, कुछ उसमें इनको पकड़ के अंदर डाला जाए। पहले हम सोचते थे कि ये शहीद हो जाएंगे, लोग इनको सोचेंगे हो इन पे जुल्म हुआ, बट अभी लोग पीपल जनरली मासेस आर विलिंग कि ठीक है डालो इनको अंदर यार। बहुत हो गया। आई डोंट थिंक देयर बी मेनी कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत होने वाला है। अच्छा, एक बात और आएगी जो जी आपने अभी शुरू में ही बोला कि भाई हमें मास प्रोडक्शन चाहिए। ये जो सारे हैं अभी मास प्रोडक्शन के लिए आपने देखा कि पीएमओ ने डायरेक्ट बुला के बहुत सारी फर्म्स को मास प्रोडक्शन के लिए गियर अप किया। खास तौर से जो गन्स बना रही हैं या आर्टिलरी शेल्स बना रही हैं, ये सब जो भी काम कर रही उनको ड्रोन्स वगैरह का इनके सबके ऑर्डर से। और हम देख रहे हैं कि इस समय भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज, इनके सबके शेयर्स जो है ऊपर जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। एच ए एल का भी ऊपर जा रहा है। तो अब आगे का क्या डायरेक्शन है कि बहुत सारी चीज़ें जो लटकी हुई हैं, हमारा एमआरएफए का प्रोक्योरमेंट अटका हुआ है कितने सालों से। सर, हमें सबसे पहले आज इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले चाइना को धन्यवाद करना चाहिए था गलवान के लिए। अगर सर प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, जो देश का कोई भी नेता होगा, उसके टेबल पे इतना माल सामने पड़ा होता है, आपको तो सब पता है सर कि सो मेनी थिंग्स टू सी एंड कितने इश्यूज हैं जो उसने देखने हैं। और ये जब तक आपको ये फाइल्स पुट अप नहीं होंगी, आपको दिखाया नहीं जाएगा, और एज ए सिविलियन कई चीज़ें समझ नहीं आती आपको। लेकिन गलवान हुआ और एक राष्ट्रवादी सरकार थी, तो उसके बाद जो शुरू हुआ, सो उसका रिजल्ट एक्चुअली अभी 2016 में तो हमने चाइना के खिलाफ करना शुरू कर दिया था, लेकिन 2000 ये जो डोकलाम हुआ 17 में, और उसके बाद ये जो गलवान हुआ, आई थिंक इसने आंखें खोल दी। उस टाइम एक अंदर जब पराक्रम हुआ था ना सर, तब हमारे चीफ ने वाजपेयी साहब को कहा था कि 7 दिन के आगे नहीं लड़ सकते, हमारे पास है नहीं सामान। ही सेड दैट, और इसलिए वो पराक्रम में हम उसको हम परिक्रमा कहते हैं, ऑपरेशन परिक्रमा। हम परिक्रमा करके वापस आ गए बिकॉज लड़ने के साथ। इस बार ऑफ कोर्स वी वर मच मच बेटर ऑफ, बट नोइंग मोदी साहब, जब उनको बताया गया होगा कि हम पाकिस्तान को ठोकने का ये है वो है, तो उन्होंने ये भी सोचा पूछा होगा कि चाइना के लिए क्या रखा है। पाकिस्तान के साथ अगर प्रोलॉन्ग हो जाती है या सेकंड वेव आती है तो क्या करना है। तो आई थिंक मुझे विश्वास है कि वो सवाल पूछे होंगे जो जो आप कह रहे हो कि जो
मेटलर्जी के हेड को और फलाने उसको बुलाया आपने उसमें, दैट शोज कि पीएम इज नाउ अवेयर कि कहाँ पे हमारे गैप्स हैं। खुशफहमी में रहना एक बात है सर। अभी हमने काफ़ी एक्सपीरियंस की अपनी मिसाइल्स और जो स्पाइक है, स्कैल्प है, ब्रह्मोस है, वो भी मैंने काफ़ी पीजीएम्स हमने यूज़ किए हैं। रनवे डिनायल बॉम्ब्स भी शायद हमने यूज़ किए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सर जिसके लिए दिन ब दिन एक तो ऑफकोर्स चेंज होती जा रही है, बट यू हैव टू कीप इन्वेंट्री। वो जो कन्वेंशनल तरीका था ना सर कि आर्टिलरी के इतने हथियार, इतना पेट्रोल डीजल, वो तो चलो वो तो है, लेकिन अभी जो लड़ाई का जो नेचर शिफ्ट हो रहा है, और अगर हमने हिमालय में लड़ाई लड़नी है चाइना के साथ, ये ऐसे ही लड़ी जाएगी सर, रिमोट वाली, जिसको मैं बैडमिंटन कहता हूँ। फील्ड हॉकी खेलने की हिम्मत नहीं है चाइना की हिमालय बॉर्डर्स के ऊपर हमारे साथ। तो यही चलेगी और यही चलेगी सर। तो नोइंग चाइना एंड देयर स्टॉक पाइल्ड, हमें फिर ये कॉल लेनी पड़ेगी। पहले जैसे यूपी में भी फैक्ट्री लगी है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह थोड़ा वेट कर लें लोगों के साथ, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं अपने हथियार बेच के। और डेटा में बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इतने हज़ार डॉलर, इतने हज़ार रुपीज़ के एक्सपोर्ट कर दिए। माई रिक्वेस्ट टू पीएम एंड अदर्स आर कि पहले अपना स्टॉक पाइल करो। आपके बगल में एक बेवकूफ़ किस्म का दुश्मन है जिसके साथ मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि 2-3 साल के अंदर हम लड़ेंगे चाइना के साथ, या चाइना हमारे साथ हमें लड़ाई करवाएगा। तो वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि चाइना की इकोनॉमी जिस रेट से डाउन जा रही है और जिस रेट से उनकी डेमोग्राफी कोलैप्स हो रही है, 2030 तक उसकी वॉर वेज करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। और वही पॉइंट खतरनाक है सर। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान उस टाइप पे आके पंगा लिया आसिम मुनीर ने हमारे साथ, जहाँ टेक्निकली पाकिस्तान खत्म हो चुका है। इकोनॉमी डाउन, पॉलिटिक्स डाउन, प्रोडक्शन जीरो, एक्सपोर्ट खत्म, और कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है। ये जो डिक्टेटर होते हैं ना सर, इनकी एक हॉलमार्क होता है, जब ये फंस जाते हैं ना सर, तो ये 5-10-15 लाख लोगों को मरवाने में कोई परवाह नहीं करते, बिकॉज इनको फिर इधर जिहाद और उधर पेट्रियोटिज्म, ये गोली खिला के लोगों को। ये मेरे को खतरा है। कैपेबिलिटी का मुझे कोई शक नहीं है सर, चाइना की कैपेबिलिटी की वो हम पे लड़ चढ़ के दौड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके पास अगर मिसाइल या रॉकेट्स की बात करें तो उसके पास है, काफ़ी सारा है। अनलेस अनटिल साइमल्टेनियस इंगेजमेंट यूएस के साथ हो जाती है, या ऊपर से जो छोटे मोटे प्रॉक्सीज हैं, वियतनाम है, फिलीपींस हैं, उनके साथ, जापान के साथ कुछ हो जाए तो बात अलग है। अगर 1-to-1 और वो खाली है, उसको ताइवान की तरफ नहीं देखना है, अगर हमसे लड़ने आया है तो नुकसान बड़ा पहुंचाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, नुकसान पहुंचाएगा। उस नुकसान को रोकने के लिए हमें उसको नुकसान पहुंचाने की ताकत होनी चाहिए। उसके सर्वेलेंस सिस्टम की तो हमने वाट लगा दी पाकिस्तान में। गलवान के बाद एयरफोर्स पायलट से मुझे कईयों ने कहा था कि सर बाकी सब ठीक है, लेकिन ना वो हमें अंदर घुसने नहीं देगा, ना हमारी मिसाइल्स को घुसने देगा, ना एयरक्राफ्ट को घुसने देगा। ये चाइना का इंप्रेशन था गलवान के टाइम। तो वो तो हमने तोड़ के रख दिया बगल में उनके, पैक करके। तो अभी अगर ऐसा है, अगर हम पेनिट्रेट कर सकते हैं सर, और हमारी रीच है, अग्नि की रीच है, हम बीजिंग को हिट कर सकते हैं, तो इनके नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे सर। ये तो नहीं होगा ना हम एक मिसाइल फायर करेंगे फिर बैठ जाएंगे, जैसे पाकिस्तान ने किया सर, एक हाथ उसके बाद पिट एक गया। वो भी एक उसका वो टिकटॉक का वीडियो आया, वो देखा हो शायद आपने। उसमें मजे की बात यह है कि साहब कि वो एक मिसाइल फायर करते हैं और उसके बाद टिकटॉक बना रहे होते हैं, तब तक दूसरी मिसाइल अपने आप फायर हो जाती है। अच्छा, ओके, नहीं और मैंने उसके देखा। बाद वो भागते हैं कि तीसरी नहीं फायर हो जाए कहीं। ओके, ओके। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम एक अग्नि मार के बैठ जाएंगे चुप करके, या एक, तो जब हम मारेंगे तो फिर हम तगड़ा मारेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी स्टॉक में कितनी बची हैं। तो अपना बिल्ड, और मैं ये मानता हूँ सर, आज हमारे अगेन बड़े लर्नर्ड मित्र हैं मिलिंद साहब, उनका भी एक बात थोड़ी चैट हुई थी, तो ठीक है, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है सर, 10 साल 15 साल, फिर आप उसको थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग ठीक ठूक करके आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। पर मेरा ये कहना है कि 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल जाएगी सर, नई नई चीजें आ जाएंगी, जैसे मूव हो रहा है अभी हमने हाइपरसोनिक आ पिछोड़ा जाएगी किया, तब तो, उसके बाद तो अलग ही यहाँ चीज कुछ और आ चलेगी। जाएगा। तो जब तक है और थ्रेट इज क्लियर, अगले 5-6 साल पूरी दुनिया के लिए हम सबको पता है सर, नॉर्मल कॉमन सेंस बताती है कि यहाँ काफी फेरबदल होने वाला है। उस फेरबदल में हम ना बीच में सक इन हो जाएं, इसके लिए हमें आज की डेट में अगले 5 साल में भी 10 साल मैक्सिमम हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। एक्सपोर्ट करते रहेंगे बाद में, WWR हम बोलते हैं सर, जो हम रिजर्व रखते हैं वॉर के, तो वॉर उसको वेस्टेज वॉर रिजर्व। वेस्टेज रिजर्व। तो आई थिंक उसमें अभी इन चीज़ों से, जो कन्वेंशनल अम्यूनिशन से हटके, ये जो पीजीएम्स, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये थिंग्स लाइक स्पाइक, स्कैल्प, इनकी इन्वेंट्री, ब्रह्मोस जो हमारा अपना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें पाइल अप करना पड़ेगा सर। आज तो S-400 का डिस्प्ले कर दिया गया आदमपुर में। और अभी आप बहुत जल्दी S-500 की प्रोडक्शन भारत के अंदर देखेंगे सर।
अमेरिका बहादुर जो है वो बहुत चिंतित है वैसे। तोड़ दिया ना सर, जैकोबाबाद में तो उनको भी थप्पड़ पड़ा ना, बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है। वो तो जैकोबाबाद को अपनी बेबी बोलते थे, नाम भी अंग्रेजी और बेस भी उनकी अपनी। अमेरिका इज वरीड। क्या और था ये उनका जो सेटअप जैकोबाबाद में? सर एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, बट ये जो इनका जो F-16 की एक मॉनिटरिंग टीम यहाँ पे रहती है, जब ये बजट अलॉट करते हैं ना 400 मिलियन 4 मिलियन जो भी है, उसमें उस टीम का भी एक्सपेंडिचर होता है। और लाइक हमने पहले एक बार डिस्कस किया था, जब बोला ग्वादर चलेगी F-16, तो वो जो बॉर्डर से दूर, बिकॉज टेक्निकली पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि वो F-16 भारत के खिलाफ यूज़ करे। तो वो जो इलाका है सदर्न पंजाब, बेसिकली वो पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे बैठा हुआ जैकोबाबाद, एंड देन यू हैव फर्दर डाउन बिलो ग्वादर। तो वहाँ का जो जो मुझे पता है, वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैकोबाबाद एयरपोर्ट पे, वो अमेरिकन है। और ओके। इसलिए अमेरिका ने पहले भी एक बार आपने मेंशन किया था कि जहाँ पे ये लोग होते हैं वहाँ पे चाइनीज एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकते। तो कोई ज़माना था जब F-16 आपको पूरे पंजाब में दिखते थे डिप्लॉयड। अब अमेरिका ने बड़ा क्लियर बोल दिया कि जहाँ हम हैं वहाँ चाइनीज नहीं आ सकते, बट इनकी 85% इन्वेंट्री आज की डेट में चाइना से आती है। सो ये अभी अपनी जैकोबाबाद और फिर वो ग्वादर पैसे दोनों ऑक्युपाइड था, तो उस तरफ को शिफ्ट हुए हैं। तो बेसिकली जैकोबाबाद को अमेरिकन बेबी माना जाता है। और मुझे ये लगता है कि अगर ये ऊपर सरगोदा में ये हुआ है, तो लॉजिक यही कहता है कि अमेरिका बोलेगा भाई यू कांट प्रोटेक्ट योर न्यूक्स, तो हम यहाँ से इसको निकाल रहे हैं। अब ये मेरी असेसमेंट है, कितना सही है कितनी गलत है वो टाइम ओनली विल टेल। बाय द वे, जो चाइनीज एयर डिफेंस में जो बैटरीज डिप्लॉयड थी सर, वो S-300 की कॉपी थी। चाइना ने S-300 खरीद के रशिया से उसकी कॉपी करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके और वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इनको पकड़ा रखी थी, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस होता तो अपने देश में S-400 लेते सर। दे न्यू इट कि सेकंड क्लास इनका वो है, और पकड़ा दिया इनको पाकिस को और ठुक गए। बुरा हाल हुआ बेचारों का। अच्छा, एक बीच में एक और भी जो डेवलपमेंट आया है सब वो बांग्लादेश जो है वो फिर से उछलना शुरू हो गया है थोड़ा बहुत। अवामी लीग को बैन कर दिया, वहाँ पे अमेरिकन की वो आपकी एयरबॉर्न डिवीजन वहाँ पहुँच रही है। कल उसने स्टेटमेंट जारी किया कि साहब हम नेपाल से, भूटान से, 7 सिस्टर से ट्रेड करेंगे, इंडिया नहीं का। बिल्कुल उसके मोहम्मद यूजलेस अपने सब अमेरिकन आए हैं बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार में, और उनको एक पाकिस्तान का ही एक उसी की टाइप की हीरा मंडी की पन्ना मंडी वहां मिल गई ना, तो हमने अलाउ करना था, और म्यांमार में कौन क्या अलाउ करेगा पता नहीं सरकार किसकी है। तो वो अभी फिलहाल तो इसलिए बैठे हैं। और उसको देख के शायद आपको ये जो एयरबॉर्न डिवीजन है, इसको रजीम चेंज डिवीजन भी कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दैट वे जो अमेरिकन प्लान था चाइना को काउंटर करने का, बांग्लादेश से दफा करने का, और वो दैट कॉन्टिन्यूज। तो वी विल सी कि ये जो क्रिश्चियन स्टेट का जो और अवामी लीग जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में उनके एंटी है, तो वो उसको बैन करना भी चलो अंडरस्टूड है। बट ये अभी जो क्रिश्चियन स्टेट क्रिएट, एक नया इसराइल यहाँ पे क्रिएट करने का जो उनका मकसद है वो सेम है सर, चाइना को ब्लॉक करना, इंडिया के लिए नीडल करने का एक ऑप्शन रखना। लेकिन सिर्फ चेंज जो मुझे लगता है ट्रंप के आने के बाद ये है कि उसमें मणिपुर और मिजोरम वाली जो उनकी पहले एम्बिशंस थे, वो चिन स्टेट या क्रिश्चियन स्टेट जो भी हम बोलते हैं उसमें शामिल नहीं होगा। तो हमें यहाँ भी एक 10 साल के बाद, जिसकी मैं बार बार कहता हूँ 10-12 साल के बाद, एक अमेरिकन जो आज की प्रेजेंस है, चाहे हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि अमेरिका ठोक रहा है चाइना को, इधर सीपेक ठोक दिया, उधर MCP म्यांमार चाइना चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है CMEC, तो वो बंद कर देगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में फिर हमें थोड़ा हो सकता है। बट उसमें मेरे ये भी है कि सर 10 साल या 15 साल के बाद हम कहाँ होंगे और अमेरिका कहाँ होगा, स्पेशली इफ देयर इज अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट, जो हम लोग अगले 4-5 साल में एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, 4-5 भी नहीं सर, अच्छी अभी तो टाइम कम रह गया, 1.5-2 साल में वी लगता है कि एक फ्लेयर अप होगा। अगर वो फ्लेयर अप होता है तो चाइना विल आल्सो बी वीकन, अमेरिका विल आल्सो बी वीकन, चाइना हमें लड़ भी लेगा, लेकिन उसके बाद देन आई थिंक विधि का विधान है कि फिर नोबडी इज गोइंग टू बी देयर टू चैलेंजेस। सुनने पर में बड़ी क्वाड का बड़ी क्या होगा? क्योंकि क्वाड का कोई भी मेंबर जो भारत के सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सर अमेरिका ने एक्चुअली सपोर्ट किया है, टू बी ऑनेस्ट। आप देखिए, वही अमेरिका जो रोकता था, उसने क्या कहा, ये इस सीज फायर से 24 घंटे पहले क्या स्टेटमेंट आया कि ठीक है 2 सॉवरेन नेशंस हैं आपस में कर रहे हैं, करने दो। तो अमेरिका ने जितना कर सकता है सर, उसको भी डिप्लोमेसी खेलनी है, उसको भी अपना फ्यूचर देखना है। उसने भी, जैसे मैंने कहा, उनको भी भारत में उनका फ्यूचर एक कॉम्पिटिटर कम
एक हॉस्टाइल वो नज़र आता है। तो हाँ, बाकी चुप रहे दैट इज़ स्लाइटली अब आप नहीं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ चुप है? आप हो ना सर, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हो तो आप हम कहाँ चुप रहे आपसे? वो जो आप अलार्मिंग इंटेलिजेंस है ना, वो अलार्मिंग इंटेलिजेंस का एक थ्योरी ये आ रही है कि वो अलार्मिंग इंटेलिजेंस इनको दी पाकिस्तान ने कि साहब कि ये जो हमारे न्यूक्स हैं ये टेररिस्ट के हाथों में चले जाएंगे। ओके, ये एक खबर आई है, हो सकता है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, वी आर नॉट हाँ, श्योर, इस टाइम तो बट दैट ये इज खबरों का बाजार, जैसे मैंने कहा इजराइल और हमारे स्पेशल फोर्सेस का एक खबर वो भी आ रही है, वो भी खबरों का बाजार है। शायद कभी 15 साल बाद पता चलेगा। और हो सकता है सर, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल अजय रैना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद सर, वंदे मातरम।